to keep in mind. So if you don't keep that in mind, तो obviously आपको वो डिससेटिस्फेक्शन या आपको इनिशियली यू विल स्टार्ट मेकिंग एन इंप्रेशन कि नहीं वो मेरे हिसाब से वो नहीं कर रहा है, मेरे जितना एफिशिएंसी से नहीं कर रहा है, मेरे जितना अच्छा नहीं कर रहा है. सो दैट इज वन मेजर इश्यू विच गोज कि और ऐसे लोगों ने कोशिश किया है एंड देन ऑब्वियसली विद इन अनरीजनेबल टाइम फ्रेम उन्होंने कंक्लूड कर लिया कि नहीं ये डेलीगेशन नहीं हो सकता है, वो कर ही नहीं सकता है मेरे जैसा. ओके. एंड वो ट्रैप में मैं खुद भी फंसा हूँ. अभी हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं बट व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप एज अ मैनेजर देयर वर क्वाइट ए फ्यू थिंग्स द काइंड ऑफ इंजीनियरिंग दैट वी वर डूइंग. तो उसमें काफी सारी चीजें ऐसी होती थी कि नहीं वो मैं ही करूंगा, वो मैं किसी को दूंगा नहीं, या उसमें वो एरिया में कोई अपनी चोंच नहीं डुबाएगा. और वो मैं करते रहता था एंड देन आई रियलाइज सम डे मे बी फॉर्चुनेटली आई रियलाइज कि नहीं ये मुझे नहीं करना चाहिए बिकॉज दिस डजंट सूट माई प्रोफाइल या माई मेरा रोल है वो उसकी जरूरत नहीं है. आई हैव डन इट हंड्रेड्स ऑफ टाइम, 1000 टाइम मैंने किया है, तो मैं अच्छा करूंगा ही. बट जिस प्रोसेस से गुजर के मैं आज अच्छा कर रहा हूँ आफ्टर डूइंग इट फॉर 1000 टाइम्स आई शुड गिव दैट चांस टू अनदर पर्सन. सो वो एक होता है. कभी कभी अगेन अंडर प्रेशर, अंडर वर्क प्रेशर या सिचुएशन प्रेशर की वजह से डेलीगेशन करो हो जाता है. मतलब इट बिकम्स ऑल ऑफ ए सडन काइंड ऑफ थिंग. तो ऑब्वियसली यू आर लेकिंग प्लानिंग, you have no time to find out the right person, you have no time to do it systematically, and you are just saying कि कल से तुझे ये करना है. But that's not delegation, you are again dumping it. I think एक चीज शायद विनीत सर ने या निशांत ने कवर की was lack of trust. भरोसा ही नहीं बैठता है. मतलब वो कर पाएगा नहीं, वो उसी चक्कर में आप आदमी सही ढूंढ ही नहीं पाते हो. But you have to develop, you as a business owner or you as a manager, you as a senior person, I think वो एक trust factor develop करना बहुत जरूरी होता है. एक मिनट में एक एग्जांपल देके खत्म करता हूँ मेरी बात. Very recently I have acquired one customer. The gentleman is about 73 years old. He is running this company for nearly 45 years. He is IIT gold medalist in mechanical branch. He's manufacturing machines which are very niche. ये जो अपना सनमाइका और ये लेमिनेट्स जो आते हैं, हाई प्रेशर लेमिनेट्स आते हैं, वो बनाने वाली कंपनियों को मशीन का पूरा लाइन देता है. तो जो भी वो प्लांट डालना चाहता है लेमिनेट्स बनाने का, तो उसमें मानो कि 10 मशीन है तो वो 10 के 10 मशीन इनके उधर से ही जाता है, वो पूरा प्लांट का पूरा लाइन असेंबली. ना उसमें वन ऑफ द वेरी क्रिटिकल फंक्शन इज इंजीनियरिंग एंड डिजाइन. बचपन से वही कर रहे हैं, आज की तारीख में वही कर रहे हैं. सो ही ओके व्हेन ही हायर्ड मी टू एसेस हिज लीडरशिप टीम, और मेरा एक छोटा सा डिस्कवरी सेशन हुए. छोटा सा नहीं हुआ, एक 1.5 महीने से चल रहा है, 1.5-2 महीने से. कल भी मैं उनके उधर गया था. व्हेन आई टोल्ड हिम कि आपका जो इंजीनियरिंग हेड है ना, आई फाइंड दैट ही इज लेस क्रिएटिव, ही इज लेस इनोवेटिव. ही सेड वो जरूरत ही नहीं उसको. He doesn't have to be creative because my designs are working for last 30 years. It is well accepted by my customers. I am not talking about product innovation. But being a design head or engineering head, उसमें there is a sense of creativity होनी चाहिए. मैं आज जो कर रहा हूँ, मेरे टेबल पे 10 फाइल पड़ी है, 10 प्रोजेक्ट पड़े हैं, तो उसको मैं कैसे क्रिएटिव अप्रोच से मैं उसको जल्दी खत्म कर सकता हूँ, ताकि बाकी जो डिपेंडेंट डिपार्टमेंट है, परचेज हो गया या प्रोडक्शन हो गया, उनको टाइम पे सब कुछ मिले. उसमें वो कोई क्रिएटिविटी दिख ही नहीं रही है मुझे. एंड आई फायर्ड फ्यू क्वेश्चंस टू हिम कि ये जानने के लिए. एंड देन आई आल्सो टोल्ड हिम कि मैंने ये क्वेश्चन पूछा तो ही वाज कंप्लीटली ब्लैंक. ही सेड नहीं काम ही ज्यादा है, नहीं ये भी होता है, तो और थोड़ा बहानेबाजी था विच ही वाज अवेयर. सो आई सेड ही इज नॉट क्रिएटिव फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, आप उसको वो तो बताओ. बट हिज टेक वाज कि मेरे मशीन में कौन सी मोटर लगेगी या क्या कैलकुलेशन होगा, उसमें मुझे उसकी जरूरत ही नहीं है, वो मैं ही करके देता हूँ. नाउ कम ऑन, यू आर 73 इयर्स ओल्ड, यू कांट बी डूइंग दैट. और कंपनी का टर्नओवर है 55 करोड़ के करीब है वो. दे कुड हैव बीन इजीली मोर देन 200 करोड़ कंपनी, क्योंकि वो एक निश एरिया में है, बहुत कंपटीशन कम है, चाइना भी नहीं है उसमें. 2 जर्मन कॉम्पिटिटर थे, वो भी बिकॉज ऑफ इंडियन प्राइसेस दे आर नॉट एबल टू कॉम्पीट. तो इतना पावर पोजीशन में होने के बावजूद भी दे आर नॉट एबल टू ग्रो बिकॉज एवरीथिंग इज देयर ऑन हिज डेस्क. तो ये लैक ऑफ डेलीगेशन ही है ये.
हर मशीन का कॉस्ट क्या रहता है, सेल्स प्राइस? It varies from 5 crores to 10 crores. तो 55 करोड़ बहुत कम हो गया ना. ओके. हा डॉक्टर, तुम्हाला काय बोलायचं? हा नाही, सरांचं अगदी म्हणजे त्याच्यात दोघा तिघांचंही बोलणं झालं. खरंच एक तर आपल्याला डेलिगेशन करणं आवश्यक आहे, पण आपल्याला राईट पर्सन चूज करणं फार आवश्यक आहे, हे सर्वात महत्वाचं आहे. आता मी माझ्या बाबतीतला अनुभव बोललो तर मी डेलिगेट केले ते अगदी विश्वासात, कारण माझ्या मुलांनाच केलेलं आहे हे एक, कारण तोही कॉम्पिटंट आहे, तोही याच माझ्याच फील्ड मधला पोस्ट ग्रॅज्युएट आहे. आणि दुसरी गोष्ट माझ्याकडे असं आहे की गाव लहान असल्यामुळे मला चांगले क्वालिफाईड पर्सन्स मिळत नाहीत. आणि त्याच्यातला एक फायदा असाही झालाय माझ्यासाठी तरी, की जे मला मिळाले आणि त्यांना मी जे प्रकारचे सॅलरीज किंवा बाकी फॅसिलिटीज देतो ते परभणीत दुसरा कोणी देऊ शकत नसल्यामुळे इथून सोडून जाणारे मला मिळाले नाही. म्हणजे असे नाही झाले की माझी कंपनी कोणी सोडली. आतापर्यंत माझी कंपनी फक्त एकाच व्यक्तीने सोडली आणि ती 25 वर्षाचा माणूस माझ्याकडे होता, पण ते झालं कारण वेगळं होतं. करोनामध्ये त्यांची डेथ झाली, पण त्यांचा मुलगा माझ्याकडे करतोय. पण डेलिगेशन ऑफ वर्क असायलाच पाहिजे. जसं आता भीमन सरांनी एक उदाहरण सांगितलं, 73 इयर्स ओल्ड ते पर्सन आहेत, तसंच मी केलं आणि मुलगा करतोय. पण आपल्याला वाट पाहावीच लागते, कारण ज्याला डेलिगेट करतोय त्याला लगेच उद्याच तो आपल्या इतका एक्सपर्ट किंवा आपल्या 50% तरी करेल हे शक्य नसतं. हळूहळू त्यालाही वेळ द्यावाच लागेल. आणि मला निगेटिव्ह कुठून मला असं हे नाही आलं, याच्यात रिस्पॉन्स कुठून आला नाही जेवढे काही केले आतापर्यंत. हेच म्हणजे आपल्याला विश्वास ठेवावाच लागणार आणि ठेवल्यानंतर योग्य पर्सन निवडून त्याच्यावर ठेवणे हा आपलं काम आहे. अदिती सर, मॅडम. हा नमस्कार, येतोय आवाज? येतोय. हा, डेलिगेशन हा विषय जो आहे हा व्यक्ती सापेक्ष आहे, नाही का? आणि मी असं म्हणेन, जेव्हा आपण कंपनीमध्ये एखाद्या काम करतो ऍज अ मॅनेजर, तेव्हाचं डेलिगेशन वेगळं आणि आपला जो व्यवसाय आहे यामधलं डेलिगेशन वेगळं. तर बिंग व्यावसायिक, मला असं वाटतं माझा जो व्यवसाय तो रिक्रुटमेंटचा व्यवसाय आहे आणि आमच्यामध्ये एक SPOC म्हणजे सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट, जर आपण व्यवस्थित डेलिगेट काम केलंच नाही तर काम होणार नाही, कारण की नंबर ऑफ कॉल्स एवढे येतील की मग आपण जस्टिस नाही देऊ शकत. त्यामुळे आमच्याकडे आम्ही SPOC हा एक कन्सेप्ट आहे, सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट. आणि ज्या काही मेल्स आपण कंपन्यांना पाठवतो तेव्हा त्यांची CC जी आहे ती माझ्याकडे असतेच. त्यामुळे काय चाललं आहे हे आपल्याला काय म्हणतात त्याला समजतं. तर मला असं वाटतं की जर आपण डेलिगेट केलं नाही तर मग म्हणावं तसं कामच नाही करू शकणार. सो डेलिगेशन इज अन इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट. दुसरी गोष्ट अशी की त्याच्यावर कंट्रोलिंग मेजर्स जे आहेत ते आपल्याला CC मध्ये ठेवल्यानंतर, लूप मध्ये ठेवल्यानंतर यू कम टू नो एव्हरीथिंग अबाउट व्हॉट इज हॅपनिंग. ओके, तर अशा पद्धतीने आपल्याला करता येतं. आणि राहिला प्रश्न विश्वासाचा, तर माझा एक वीक पॉइंट आहे, इझिली ट्रस्ट ऑन पीपल. त्यामुळे काय आहे की डेलिगेशन करत असतं. आता त्याचे काही फायदे आहेत, काही तोटे आहेत, दॅट इज व्हॉट आय ऑब्झर्व. But still I believe in that. I believe in people and I delegate many of the things to my team members. आणि फॉर्च्युनेटली माझ्याकडे काही लोक जे आहेत ते बरीच वर्षापासून काम करतात, तर त्यामुळे बऱ्यापैकी मला या डेलिगेशनचा फायदा होतो. आणि वन हॅज टू ऍक्सेप्ट द फॅक्ट, कारण शेवटी व्यवसाय करत असताना जर तुम्ही एकटेच काम करत असाल तर तो तुम्ही व्यवसाय करत नाहीये, तुम्ही ती तुमच्याच व्यवसायामध्ये नोकरी करत आहात. ऍज सिम्पल ऍज दिस. तर मग कुठेतरी आपल्याला मला असं वाटतं की ही भूमिका घ्यावीच लागेल. कधी त्याचे नुकसान होतं नाही असं नाही. समटाईम आपण एक सांगू शकतो की ह्यामध्ये जास्तीत जास्त काय होऊ शकतं आणि संभाव्य धोके काय असू शकतात ते आपण त्यांना एकदा समजावून सांगितले की मला वाटतं की दिस कॅन बी टेकन केअर ऑफ. पण तरीही हे व्यवसायाचं रूप वेगळं असू शकतं, कारण एखाद्या व्यवसायामध्ये चूक खूप मोठी होऊ शकते. व्यवसायाच्या स्वरूपावर डेलिगेशन हे अवलंबून असेल आणि त्या स्पेसिफिक कामावर, असं मला वाटतं. मला 2 मुद्द्यांवरती अजून जरा विचारायचं ते प्रश्न, की डेलिगेट करताना आपण 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल पुढचं पाहतो का तेव्हा आपण ट्रस्ट फॅक्टरला जास्त महत्व देतो आणि जी म्हणजे समजा काहीतरी व्हेरी इम्पॉर्टंट मी माझ्या कर्मचाऱ्याबरोबर शेअर केलं आणि हीज लेट्स से 3 इयर्स डाऊन द लाईन मी ट्रस्ट फॅक्टरला इम्पॉर्टन्स दिला आणि ही इज नाव ॲब्स्कॉन्डेड आणि मग मी सफर होतोय शॉर्ट टर्म साठी.
मला ते रिपेअर करायचंय, त्याच्यासाठी वेळ लागणार आहे, रिसोर्स शोधायचे आहेत, हवालदिल होतोय मी. अशा वेळेला इच्छाशक्ती म्हणून तुम्ही कुठे कमी पडलात डेलिगेट करताना, आणि ह्याचे काही चेक मेकॅनिझम असू शकतात का, की डेलिगेट जरी केलं, जसं तुम्ही म्हणालात की सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट आहे, पण सीसी मध्ये मध्ये ठेवणं हे कंपल्शन केलेलं आहे, तर ते सुद्धा एक चेक मेकॅनिझमचा तुम्ही एक लेवल त्याच्यामध्ये ऍड केलेली आहे. असं आपण काही लोकांना सांगू शकतो का, की असं असू शकतं छोट्या व्यवसायासाठी, आणि या चेक मेकॅनिझमच्या गोष्टी तुमच्याकडे असल्या पाहिजे. तुम्ही काम डेलिगेट केलंय, पण सुपरविजनची जबाबदारी तुमच्याकडे येते, आणि मग हे पॉइंट तुम्ही पहिल्या दिवसापासून इन प्लेस आहेत की नाही ते बघितले पाहिजे. मग ह्याला तुम्ही पुढे मग बिझनेस कंटिन्युटी प्लॅन बद्दल आपण मागच्या मीटिंग मध्ये बोललो, तिथे वेगळ्या पद्धतीने, की जिथे सीईओ ला जबरदस्ती रजेवर पाठवलं जाते, कारण त्यांना बघायचंय की बाकीची मंडळी त्यांचे शूज मध्ये स्वतःचे पाय, आर दे गेटिंग देमसेल्फ फिट, आर दे रेझिंग देमसेल्फ टू दी ओकेजन वगैरे वगैरे. पण ह्या बाजूला काय, इच्छाशक्ती कमी पडते, स्ट्रॅटेजी कमी पडते, ट्रस्ट फॅक्टरला जास्त महत्व दिलं जातं, आणि एकदम जुनं पण माझ्या आयुष्यात जे मी बघितलं, माझे वडील, मला लहानपणापासून मी ऐकलं की डीएम पाकिटवाला बरोबर आपली पार्टनरशिप होती, आणि 16 वर्ष माझी फुकट गेली, आणि 8 कोटी रुपयाचे मी 8 पैसे पण घेतले नाही, ऑल ऑफ दॅट. आता ह्या गोष्टीने मी ग्रो होताना, मी सुरुवातीला ठीक आहे हुरळून जायचं, वडिलांबद्दल आदर वाटायचा, पण नंतर नंतर न्यूट्रल विचार केल्यावरती वाटलं की का नाही पेपर वर्क केलं गेलं, आणि 8 कोटी रुपयाची प्रॉपर्टी सोडून दिली, ह्याच्यामध्ये खूप मोठेपणा आहे की ह्याच्यामध्ये व्यावसायिक मूर्खपणा आहे. मग त्यावेळेला माझ्या वडिलांनी ट्रस्ट फॅक्टरला जास्त महत्व दिलं का, पेपर वर्क केलं नाही का, पदरात 4 मुलं असताना एवढं बेभरोशी वागणं व्यावसायिक म्हणता येईल का, ऑल ऑफ दॅट. तर त्या लाईन वरती आपण काय बोलू शकतो, की काय करायला पाहिजे डेलिगेट करताना, आणि हे डे 1 पासून लक्षात यायला पाहिजे. म्हणून मी तो शब्द वापरला, व्यावसायिकाची वन ऑफ द कॅरेक्टरिस्टिक आहे की रिस्क मॅनेजमेंट. तो बघत असतो ना पुढचं 3-4 स्टेप पुढचं, ती आपण प्रॅक्टिस मध्ये आणतो का, की अरे ह्याला मी आता ट्रस्ट फॅक्टरला महत्व देऊन मी काहीतरी गोष्टी, माझं त्याच्यावरती लक्ष नाही, अशी सिच्युएशन क्रिएट होते, आणि मी ती लेट गो करतोय ट्रस्टला महत्व देऊन किंवा ट्रस्टच्या बाजूने झुकून, पण याचा नंतर त्रास होणार आहे, तर मी आताच स्वतःला रोखतो आणि किंवा त्याचं चेक मेकॅनिझम इन प्लेस करतो. हाँ जी सर. हाँ. ऐसा मैं सोच रहा था कि कैन वी पुट डाउन अ गाइडलाइंस, और आपको क्या लगता है, जस्ट मतलब not hard and fast that this has to be the right way, but if we could put up something. Right. I think दो चार जो क्राइटेरिया हमने, not really the criteria but difficulties in delegation, उसके ऊपर हमने डिस्कशन किया, but I think there should be some criteria also for delegation, कि क्योंकि what to delegate and what not to delegate, वहां से शुरुआत करनी पड़ेगी, and that's why वो पहला पॉइंट मैंने जो make it or buy it kind of डिसीजन है, इफ यू जस्ट गो अराउंड इट, तो वहीं से जवाब मिलेगा, कि वही क्राइटेरिया बनेगा, वही आपकी गाइडलाइन बनेगी, ओके व्हाट इज इट दैट आई कैन। अभी फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दिया विनीत सर ने, कि मैं जस्ट एज्यूम कि मैं अकेला आदमी हूँ एंड आई एम डूइंग कंप्यूटर रिपेयर का बिजनेस, दिस क्लियरली अप्लाइज टू मी आल्सो, आई एम आल्सो अ सिंगल मैन आर्मी, ओके आई डोंट हैव ए टीम, लेकिन मुझे जो कुछ भी एक्टिविटीज करनी पड़ती है, फॉर एग्जांपल मुझे कोई कोटेशन बनाना है, कैन आई हैव समबडी हु कैन प्रिपेयर इट बेस्ड ऑन माय फ्यू इंस्ट्रक्शन, मैं उसको 2 व्हाट्सएप मैसेज भेजूं, साथ में जो पार्टी का एड्रेस है वगैरह वगैरह भेजूं, एंड देन एक वेरी नाइस फॉर्मेट एक उसको दे दिया है, ऑन विच दैट पर्सन इज डूइंग दैट, एंड आई आल्सो प्रोवाइड एन ईमेल आईडी, सो इट गोज थ्रू एन ईमेल आईडी, तो मेरा काम वो भले ही 5-10 मिनट का है, वो डेलीगेट में कर सकता हूँ क्या, या फिर कुछ फ्लायर्स क्रिएट करने का, जैसे मैंने बोला, सो कैन आई डेलीगेट दैट, और इज इट समथिंग दैट आई हैव द बैंडविड्थ अवेलेबल, और मैं उसके लिए फिर खर्चा नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज लॉट ऑफ फ्रीलांसर्स लाइक मी ऑलवेज थिंक कि मेरे पास बहुत टाइम है, तो मैं ही सारा कुछ करता हूँ। सो सम ऑफ द थिंग्स एक्चुअली आई एम ऑल्सो रियलाइजिंग कि कुछ चीजें एक्चुअली मैंने डेलीगेट कर दी, एंड यू वर्क विथ दिस पार्ट टाइमर्स, they are not necessarily part of your business. अगर सिंगल आदमी हो तो obviously you can't afford to have another person
a full time person and pay the salary. लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो आप डेलीगेट कर सकते हो. So that also becomes sort of a guideline कि okay कब करना चाहिए और क्या करना चाहिए, and then of course क्यों करना चाहिए. Is that what you were looking for, Nishan? I mean ये तो मतलब बोल सकते हैं ना, इधर इट्स ब्लैक एंड व्हाइट कि आपको मालूम है कि फ्लायर बनाने में आपका कोई ज्यादा थ्रेट नहीं है ये बंदे के पास से. बट लेट्स से एक मीडियम लेवल का बिजनेस है, पैसा मार्केट से जाके लेके आना है 5 लाख रुपया, 2 4 10 बार 50 बार वो गया है एंड ही इज ट्रस्टवर्दी. ठीक है, कैन दैट कंटिन्यू or what is the kind of a check mechanism I can do? और let's say मार्केट में जा रहा है, सेल्समैन है आपका, आपके प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल कॉस्टिंग मालूम है, आपका सेलिंग प्राइस मालूम है, मार्केट में और क्या लेवल पे क्या कुछ बिकता है मालूम है. नाउ दैट पर्सन, क्योंकि मार्केट में जा रहा है तो कौन क्या माल बेच रहा है लाके दुकान में, तो उसको तुम्हारे फील्ड का एक ऐसा बंदा मालूम हो गया जो मैन्युफैक्चरर, तो खुद सेलर है, उसको सेल्स मालूम हो गया. कैन ही अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस? अभी एक बार आपने मुझे बोला था कि वी कैन नॉट लिटरली कंट्रोल ऑन दिस एस्पेक्ट एंड थिंग्स लाइक दैट. अगर उसको करना है खुद का चालू तो वो करेगा एट एनी हाउ. आई कैन नॉट 100% होल्ड इट. Hold is a different thing, and I'm not making it easy for him is a different thing. So that kind of a check mechanism, can there be a standardized guidelines? एक मैंने मेरे बाल बुद्धि से बोल दिया कि जो मेरे पास फैक्ट्री में मेरे घर में काम कर रहे हैं ना, कारीगर होवे या हेल्पर होवे या कटर होवे, उसको मार्केट मालूम है. जो सेल्समैन मार्केट में जाता है उसको बैग कैसे बनता है मालूम है. मैंने चलो उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि तू शॉप फ्लोर पे आने का नहीं, तेरा काम सिर्फ ऑफिस में है, गोडाउन में, यहाँ से माल उठाने का, चाय पीने का, मार्केट में जाने का, ऑर्डर लाने का, पैसा लेके आने का. एक सिंपल चीज हो गया ऐसा. अदर देन दैट देयर आर समटाइम्स अमालगमेशन और रोल ओवर होता है कि जिसको दोनों चीज इनवेरिएबली पता ही चल जाता है. स्पेशली प्रोक्योरमेंट वाला जो भी रहता है ना, उसको मैन्युफैक्चरिंग साइड भी पता चल जाता है, सेल्स साइड भी पता चल जाता है. अब ये नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से अलग अलग हो सकता है. डिजिटल वे में तो और ज्यादा रिस्कियर है ये, क्योंकि अगर आपको किसी को काम डेलीगेट करना है तो आपको उसका कुछ तो आपको उसको आपका जो भी कॉन्फिडेंशियल डेटा है वो उसके साथ शेयर ही करना है. समथिंग लाइक दैट. हाउ डू वी कोप अप विद दिस फॉर अ वेरी स्मॉल बिजनेस? नहीं, ये जो फियर है ना वो हमेशा ही रहता है. आई हैव सीन दैट विद कपल ऑफ my current client also in is it unnecessary fear or is it necessary? But no, it's a valid fear. Exactly. It's a valid fear, and especially the kind of or the size of the businesses जो हम जिस दायरे में हम ऑपरेट करते हैं ना, वहाँ पे एक चीज हमेशा ही एक ट्रेंड होता ही है कि हमारे पास लोग आते हैं, या तो वो अपना कुछ शुरू कर देते हैं या फिर दे आर हायर्ड बाय द बिगर कंपनीज. ओके, तो वो एक फियर रहता ही, और उसकी वजह से मेरे क्लाइंट है दारणकर सर, शायद गेस कर लेंगे, बाकी लोग शायद जानते भी नहीं है, बट ही ऑलवेज इज अंडर फियर कि लोग जो आएंगे ना उसको सारा कुछ सिखाने का नहीं, उसको एक एरिया का सिखाने का और उसी में उसको घोड़ा बनाने का. वो अव्वल दर्जे का घोड़ा बनेगा, लेकिन वो एक ही ट्रैक जानेगा और वो वहीं पे दौड़ेगा, उसको दूसरी बाजू का कुछ पता ही नहीं है. ही विल नॉट इन्वॉल्व कॉन्शियसली, उसको किसी और चीज में वो इन्वॉल्व ही नहीं करते हैं. Now this is something that they are operating out of fear. Now this is not really a question of delegation, but उसमें क्या है ना कि वो बंदे को आप somehow you are suffocating him, उसका गला घोंट रहे हो, तो वो वैसे भी भाग जाएगा. I had very hard time to convince कि ऐसा मत करो. First of all you have to think about your people's growth. आप वो अगर ज्यादा सीख जाएगा तो वो अपना कुछ शुरू कर देगा या फिर उसको कोई बड़ी कंपनी हायर कर लेगा. Accept that as a reality कि ये होने ही वाला है. Nobody is going to be loyal to you like your father used to be a loyal employee for 35 years. वो जमाना नहीं है. You have to taste that reality. वो अगर आपको आता है ना तो then you have to then start. आज की तारीख में भी even after so much of changes that I have been able to influence there, आज की तारीख में भी
10 लाख के ऊपर का कोई भी प्रपोजल हो तो वो खुद ही बनाते हैं, वो किसी और को हाथ नहीं लगाने देंगे। एंड देन ही कीप्स ऑन क्राइंग कि सब कुछ मेरे टेबल पे ही होता है, अभी ये ऑर्डर चला गया बिकॉज वी वर स्लाइटली लेट। व्हाई? बिकॉज ही हैज चॉक्ड अप हिज ओन बैंडविड्थ। बट ये फियर रियल है लोगों में, और ये रियलिटी भी है कि अगर आपने बहुत ज्यादा कुछ डेलीगेट कर दिया तो बंदा अपना कुछ शुरू कर देगा। बट देन सो व्हाट, एक्सेप्ट दैट एज अ रियलिटी, ये होने ही वाला है, वो एक्सेप्ट करके चलो ना। अगर आप उसका गला भी दबाओगे तो भी वो भाग जाएगा, क्योंकि शाम को 6 बजे के बाद 8 बजे के बाद में वो बंदा इज नॉट टाइड अप टू यू, ही इज फ्री टू थिंक। आज इंफॉर्मेशन का इतना युग चल रहा है, exactly. वो किसी की मोहताज नहीं है ना। एवरीबडी इज सर्चिंग, दे आर ऑल्सो एबल टू कंपेयर, दे आर मच स्मार्टर जनरेशन ऑल्सो। तो आप रिसोर्सेस अवेलेबल रिसोर्सेस अवेलेबल, तो आप उसको बांध के रखने का कुछ मतलब ही नहीं है। गिव देम फ्री हैंड इफ यू डोंट थिंक अबाउट देयर ग्रोथ, एंड डेलीगेशन के थ्रू उनका ग्रोथ भी होता है। और ऐसे भी उसके उल्टे एग्जांपल भी है कि जहां पे आपने डेलीगेट किया, where you have tried to make them sort of a partner or a key person in the organization, तो वो लोग टिकते भी है। तो आइडिया इज कि यू ट्राई टू लुक एट द ब्राइटर। हाँ है ना, विनीत सर का एग्जांपल है सामने। विनीत सर मैंने देखा है अभी रिसेंटली पिछले 6 महीने में, बिकॉज ही इज ऑल्सो स्टक विथ हिज होम प्रोजेक्ट, तो हफ्ते में 1 या 2 मैसेज में देखता हूँ कि हम लोग धायरी जा रहे हैं, ऑफिस नहीं आ रहे हैं, या फिर हम लोग दोपहर के बाद आएंगे, या फिर हम दोपहर के बाद चले जाएंगे। बट द ऑफिस हैज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग जस्ट वर्क्स। नीता मॅडम बोला। तर आमच्या दुकानातलं म्हटलं तर डेलिगेशन बऱ्यापैकी जमलंय। सो त्यातले पैशाचे व्यवहार आम्ही स्वतः बघतो, आणि रिपेअर्स साठी आता आम्ही बंद केलं, कारण त्याआधी आम्ही डेलिगेट करत होतो, पण त्याच्यातनं नीट व्यवस्थित आम्हाला कॅश फ्लो जनरेट नाही करता आला। म्हणजे आमचं कॉम्प्युटरचं दुकान आहे पुण्यामध्ये, अगदी हार्ट ऑफ द सिटी आणि चांगल्या प्राईम लोकेशनला आहे, तर रिपेअरिंग मधनं आम्हाला नाही जनरेट करता आला, त्यामुळे आम्ही ती डिव्हिजन बंद केली आणि आम्ही न्यू सेल्स वरती जास्त लक्ष दिलं। आणखीन ऑफिसला गेलो नाही तरी फायनान्स घरनं सांभाळता येतं, आणि बाकी ऑफिसमध्ये जो इंजिनियर आहे तो प्रोक्युअरमेंटचं सगळं बघतो, आणि आमचं मार्केटिंग आहे हे बऱ्यापैकी माउथ पब्लिसिटीने होतं, आणि थोडंसं डिजिटल मार्केटिंग पण आहे। पण जनरली कॉम्प्युटर लोक एकमेकांना विचारतात की तू कुठनं घेतलास, शक्यतो म्हणजे एकदमच ऑनलाईन घेतला असं नाही, कारण ते कॉस्टली प्रॉडक्ट आहे। तर त्यामुळे ते डिजिटल पेक्षा माउथ पब्लिसिटीने आमचं होतं। आता ऑफिसला गेलं नाही तरी ऑफिस व्यवस्थित चालतं। आता दुसरा बिझनेस आहे नऊवारी साडीचा, तर तिथे तुम्ही म्हणताय ती भीती आहे, कारण आम्ही ज्या पद्धतीने ती साडी कट करतो ती पद्धत फक्त माझ्या सासूबाई आणि त्यांची बहीण या दोघींनाच माहिती आहे, आणि मार्केटमधली जी नऊवारी साडी आहे ती नाडीची आहे हे कळते, पण आम्ही अशी साडी शिवतो की लोक विचारतात की अगं तुला नेसता येते का साडी? तर ते कटिंग जे आहे ते आम्ही 100 साड्या फाडून मग फायनली आम्हाला ते कळलंय की काय कुठून कसं कट केलं की ते दिसत नाही नाडी। आता तिथे डेलिगेशन नाही करतायत, त्यामुळे सासूबाई किंवा त्यांची बहीण या दोघींपैकी एकीला तिथे हजर असावंच लागतं। तर तिथे स्मिता मैडम, सो गांधी सर, फिर ऐसे सिचुएशन में क्या? So if we were to achieve a scale, then we would either have to delegate it. If we delegate it, which means we are disclosing the trade secret. How do we come to a sweet spot? हाँ, but I think अगर if you want to scale up, then delegation is not the only solution. Delegation is one of the solutions. Okay. Scale up के लिए obviously I think everybody understands कि you altogether require a completely different strategy, different plan, जिसमें addition of people, more some businesses, कोई businesses में ऐसा होता है कि you add more people and your top line will go up. Okay, so that is also scaling up. but ऐसे अभी इसमें क्या कर रहे हैं कि सासूबाईंची बहन, मतलब वो 2 बहनें मिलके कर रही है ना ये नऊवारी साड़ी का, तो
तो उनकी बेटी शी हैज रिसेंटली ज्वाइंड, हाँ। पर शी इज एन आईटी इंजीनियर, तो उसको कटिंग वगैरह कुछ भी आता नहीं है, ना ही उसको इंटरेस्ट है। तो नहीं, but मतलब still what वो- you are doing is you are selecting a person from your family clan because हाँ because you feel that ये trade secret family में ही रहेगा। हाँ, अब जो लेडीज है ना स्टिच हाँ। करती हैं, तो वो बहुत ट्रस्टवर्दी भी है, अच्छा स्टिच करती है, पर वो जो एक कट है जहाँ से नाड़ी नहीं दिखता, वो वाला कट हम उनको सेफ्टी पिन लगा के देते हैं और बोलते हैं या इसके ऊपर से सिलाओ। तो एग्जैक्टली कट किधर से मारा साड़ी को, 9 यार्ड की साड़ी है, तो एग्जैक्टली किधर से कट की उनको नहीं पता है, उतना हमने रखा है, और उसकी वजह से ग्रो भी नहीं हो रहा है, वो भी पता है। या इमीडिएट नेक्स्ट लेवल जाते वक्त कैसे आइडेंटिफाई करें that I should let go this fear factor? I mean, that's where I want to find out probably a guideline. की अभी स्मिता मॅडम समजा महिन्याला 50-100 200 साड्या विकताय, हाँ आता 200 वरून 250ला जायला तुम्ही नवीन माणसाच्या हातात देणार ती कटिंगचं ट्रेड सिक्रेट की तुम्ही स्वतः एक्स्ट्रा आवर काम करणार का फॅमिली मधल्या कुठल्या तरी ट्रस्टवर्दी माणसाला ट्रेन करणार? हाउ डू वी कम टू एन कंक्लूजन एंड विच इज लाइक अ डेटा बैक पॉजिटिव कंक्लूजन कि अरे ये लेवल पे मेरे को अभी किसी को तो देना पड़ेगा ये ट्रेड सीक्रेट, and then at that from that moment I will say that I will not fear for this and I'll हो, continue हा to do प्रश्न the आम्हाला पण आहे आणि नाही मिळत, अजून तरी सोल्युशन नाही मिळालं. एवढ्यासाठीच मी विचारत होतो की काय आमचा जो the size of a कॉम्प्युटर business gives you the freedom or the limitation from either ways because हाँ. business का size छोटा है तो when it's slowly growing or if there is no exponential growth even if 2 years 5 years down the line, should we continue to maintain the trade secret or at what point and then how do we come out of that factor कि अरे ठीक है ना यार 500 साड़ी बिक रहा है, वो नया दुकान खोल लेगा तो भी क्या करेगा, अपना तो ब्रांड बन रहा है ना, हम लोग हमारे सेल्स पे फोकस करके कैसे आने का ये कंक्लूजन? तो अभी तो कंक्लूजन नहीं है, अभी ज्यादा हम क्या कर रहे हैं की भारताच्या बाहेर जे महाराष्ट्र मंडळ असतात हा. तिकडे मेंबरशिप घेऊन आम्ही तिकडे जास्त हे करतो, डिजिटल मार्केटिंग. हे स्केल साठी झालं ना. हा, आणि मी आणि म्हटलं ना आता भारतात तुम्ही आम्ही 300 बघतच नाही, हा कारण आता तुम्ही भारतात लोक 300 50-100 रुपयासाठी निगोशिएट करत बसतात हा आणि ते मग आम्हाला तिथे बोर होतं, कारण आमची काही शोरूम नाहीये. नाही नाही तसं नाही म्हणत आहे, तुम्ही हा. 300 वरून 3000ला गेल्यानंतर इनव्हेरिएबली तुमची ती फिअर निघून जाईल की अजून एक तिसरा म्हणजे तुमच्या ओळखीतला नाही पण कोणतरी असेल जो जसं तुम्ही ती ट्रेड सिक्रेट तुमच्या सासूबाईंच्या एज पासून डेव्हलप केलं तसं अजूनही कोण असतील ना आणि तो मार्केटमध्ये आलाय आणि तुम्हाला कॉम्पिटिशन आहे, आय बाय दॅट माइंड. तुमच्याच कडचा कोणतरी शिकून गेलेला तुम्हाला त्रासदायक ठरेल आणि तुम्ही एक स्केल गाठल्यानंतर तुम्हाला त्याचा काही फरकच पडत नाही कारण तुमची स्केल तुम्हाला ते फिअर कमी करतं कारण यू आर ऑलरेडी मेकिंग मनी. नसतं तेव्हा काय? आता तरी हा आमच्यासारखी म्हणजे हा साडी प्रश्न मी गांधी सरांना विचारतो की तुमची एक हा. केस स्टडी ऍज अन एक्झाम्पल किंवा कम्प्युटरच्या बिझनेस मध्ये एक इंजिनियर तुम्ही ठेवलाय, त्याला आता कम्प्युटर असेंब्ली माहित आहे, त्याला रॅम काय हे काय ते काय कळतं, मुंबईत लॅमिंग्टन रोड वरून घेऊन येऊन तो स्वतः असेंबल करून विकू शकतो किंवा तुमच्या कस्टमरला तुम्ही जेव्हा सर्व्हिस साठी ह्याला पाठवता ब्रेकडाऊनच्या वेळी अॅन्युअल मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट आहे समजा, तेव्हा तो व्यक्ती तुमच्यापेक्षा कमी रेट मध्ये मी तुम्हाला इथून पुढे करून देईल, हा माझा पर्सनल नंबर घ्या आणि स्मिता मॅडमना किंवा ऑफिसच्या नंबरवर फोन करू नका, मला करा, असं जेव्हा बोलतो तेव्हा आपण तो लूप होल ओपन ठेवलाय का, त्याची जबाबदारी आपल्याकडे जाते का की डेलिगेट करताना मी त्या गोष्टीची काळजी घेतली नाही की मग सोडूनच जायचा विषय की तो करणारच आहे असं जसं गांधी सर म्हणतात तसं? हो, हे सगळे अनुभव घेतले आम्ही. मग पहिल्यांदा आम्हाला खूप राग आला, असं वाटलं की त्यांनी आपली फसवणूक केली वगैरे. मग आम्ही त्याला म्हणलं आता तुला काढूनच टाकू. हे सगळं 20 वर्षांपूर्वीच आहे. हा. मग त्याच्यानंतर मग तो सोडूनच गेला.
नाही असं म्हणजे मी त्याच्यानंतर म्हणतोय की हा प्रश्न आता आपण म्हणजे उत्तरादाखल आपल्याला सोल्युशन हा. हवं आहे म्हणून गांधी हो. सरांना विचारलं सर ऐसा अगर होता है तो क्या. So I think first of all, हर एक business में there are few things which are visible या solid या hard aspect होते हैं. There are certain softer aspect. आपका एक इकोसिस्टम है, आप कहीं से साड़ियाँ खरीदती है, आप हाँ. खुद नहीं मैन्युफैक्चर करती है, हाँ. तो वो एक भाग हो हाँ, गया. हम दूसरा हैदराबाद से या चेन्नई से मतलब उस एरिया से हम लाते हैं बना के. राइट, आप और बनवा मेरी के मदर लाते इन लॉ बॉल पेन से ऐसे डिजाइन निकाल के पेपर पे उनको भेजती है. इस बार ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, तो मार्केट से हमारी साड़ी थोड़ी अलग दिखती है. राइट. सो वो एक क्रिटिकल एस्पेक्ट हो गया जो सिर्फ आपकी मदर इन लॉ ही बना सकती है, हाँ. नोबडी एल्स कैन. ओके, हाँ. दैट इज एक भाग हो गया. सो आपका एक सप्लाई साइड हो गया. दूसरा आपका एग्जीक्यूशन साइड, मतलब आप काउंटर पे साड़ियाँ शॉप में लाके आप बेचते हो. एंड तीसरा है आपके कस्टमर्स. ओके, एक मोटा मोटी मैं देखता हूँ. जो सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट है कि आपका कस्टमर के साथ में रिलेशनशिप है, आपका एक नाम हो गया है, हाँ. इतने सालों का क्रेडिबिलिटी, रेपुटेशन. तो आपको एग्जैक्टली जो जहाँ पे फियर है डेलीगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर वो स्किल या वो हुनर कहीं पे किसी को सिखा दिया तो वो बंदा जा सकता है या अपना कुछ कर सकता है. बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो जो साड़ी कहाँ से काटना है, जितना मैं आपके एक्सप्लेनेशन से समझा वो हाँ. हाँ. कि हाँ. if that is one thing which you don't want to delegate or you have decided or made up your mind कि वो वहां पे वो किसी के हाथ में नहीं दे सकते, वो हमें ही करना है. बट that is not the only thing in the entirety of the business. वो अगर कोई सीख भी गया तो वो हाथ से डिजाइन निकालना विच इज योर क्रिटिकल स्किल, आई मीन हाँ. योर मदर इन लॉ. फिर हाँ. बाद हाँ. में आप कहाँ से लाते हो वो शायद वो बंदे को नहीं पता है. कस्टमर्स कैसे मैनेज करना, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप कैसे रखना, उसका प्राइसिंग क्या होता है, उसमें प्राइसिंग मतलब सिर्फ वहां से खरीद के लाना वही नहीं, ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर कॉस्ट, वो सब हाँ. उनको हाँ. कुछ भी नहीं पता हुआ है. दे आर नॉट केपेबल. नॉट एवरीबडी इज केपेबल. मे बी 1 in 200 500 people will be that smart. तो वो हाँ. जो एक छोटा सा भाग है इन द एंटायरिटी ऑफ द बिजनेस, वो हमें डेलीगेट करना ही चाहिए इफ दैट इज बिकमिंग द बोटलनेक. अगर आपको लगता है, आपने एक स्टेटमेंट बोला कि वो हमको पता है कि उसका कुछ कर नहीं सकते लेकिन उसकी वजह से हम ग्रो भी नहीं कर पा रहे, देन हाँ. गेट रिड ऑफ दैट. नहीं, आपने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया कि हम उसकी वजह से ग्रो नहीं कर पा रहे, तो देन डू समथिंग अबाउट इट. व्हाट इज द बेस्ट सॉल्यूशन जो मैं बता रहा हूँ या यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूँ ये मीटिंग में, नॉट नेसेसरली दैट इज द ओनली सॉल्यूशन. देयर कैन बी 10 other solutions also. You pick one of the best that you think और उसके साथ एक्सपेरिमेंट करो फॉर 2 months 3 months 1 year. एंड इफ वो निकल पड़ता है, वो सॉल्यूशन अगर चलता है तो चलता है. 3 महीने में रियलाइज हुआ कि नहीं, दिस सॉल्यूशन इज आल्सो नॉट वर्किंग, देन गो टू अनदर वन. हाँ. तो दैट्स अभी हाउ यू नो, कजिन दैट्स हैज हाउ यू. ज्वाइंड, तो अभी उसको समझ ही नहीं आ रहा कि कटिंग के बारे में, क्योंकि उसका नॉलेज सब आईटी है और शी हैज बीन मैनेजिंग ई कॉमर्स पूरा हमारा वेबसाइट, पेपैल वो सब कर रही है, पर उसको ये समझ में नहीं आ रहा. नहीं, वो तो प्योर स्किल मिसमैच हो गया ना. हाँ. हाँ. बट कोई और हो सकता है जिसको ये कटिंग का समझ में आए, मे बी नॉट नेसेसरली योर फैमिली मेंबर. देखो आजकल, आई मीन डोंट टेक इट अदरवाइज, बट आजकल ऐसा होता है कि भाई भाई के बीच में भी चीटिंग होता है, रिलेटिव्स हाँ. के बीच में भी चीटिंग होता है. तो कोई घर का ही आदमी और उसको वो सिखा दिया तो वो आगे कुछ नहीं करेगा, जो फियर है कि वो आगे कुछ कर लेगा या हमारे बिजनेस को नुकसान, वो दोज पॉसिबिलिटीज आर देयर एनीवे. सर एक और एंगल से सवाल पूछता हूँ. इवन फॉर द कॉर्पोरेट्स, लेट्स से पॉलिसीज रहते हैं ना, you cannot carry storage devices, typically mobile phones and things like that. फिर सीनियर लीडरशिप को जैसे समझो हम लोग स्टॉक मार्केट में बोलते हैं ना, इनसाइडर के लिए, the promoter should not disclose any personal information in a party with his friends and things like that. That's his responsibility towards the shareholder and things like that. या तो समझो तुम्हारा सिस्टम है, मैं तुम्हारे कोई सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा हूँ और मैं पिक्चर्स निकाल के लेके गया, I got at least the hang of it. लेट्स से मेरा एक दोस्त है, लिफ्ट इंस्टॉलेशन का बिजनेस है उसका, यूज्ड टू वर्क फॉर एसीजी, एसोसिएट कैप्सूल, और वो फार्मा के लिए सब कंपनीज बनाते हैं. अभी एसोसिएट कैप्सूल को फॉलो करके खुद का बिजनेस चलाने वाले एक सेल्स गाय और एक इंजीनियर गाय जो डिजाइन करता था वो मशीन,
ऐसे कम से कम 10 लोग उसने मेरे को ही बताया, वो खुद भी तो कर ही सकता है, वो अलग ही बात। तो वो ही वॉज अ टूल मेकर। तो वो अभी समझो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने डिजाइन कॉपी कर लिया या उसको मालूम है, सेल्स गाय को मार्केट मालूम है, वो दोनों का पार्टनरशिप हो गया है एंड दे आर सेलिंग इट। और एसीजी इज द सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ फार्मा मशीन्स, कैप्सूल, ये जो पैकेजिंग मशीन्स देते हैं वो। और उनके बाद के जो 10 अलग अलग थ्रेड्स क्रिएट हुए ना, देयर बिजनेस इज इन फ्यू 100 crores। इतना एसीजी बड़ा है और सेकंड थर्ड लेयर पे भी इतना ह्यूज मार्जिन है। मतलब 50-50 लाख रुपए का मशीन 2 करोड़ में बिकता है और इंडिया में काफी डिमांड है। तो ये मैं एक थ्रेड बता रहा हूँ, या मैं कोई कॉर्पोरेट ऑफिस में काम कर रहा हूँ, समझो मीडिया फील्ड में काम कर रहा हूँ, थिंग्स लाइक दैट। तो तभी मैं ये जो मेरा ट्रेड सीक्रेट या जो मेरा सीक्रेसी है, वो जैसे कोक का फॉर्मूला किसी को नहीं मालूम, कहीं पे स्टोर है, इट्स अ काइंड ऑफ अ सीक्रेसी। वो भी तो लोग मेंटेन करते ही है। कैन दिस लॉजिक ऑफ लेट दैट गो, these people are any which way going to copy it and do their own if they wish to, or it's a very minuscule percent of overall competition that you may have to face? How does these things gets validated, or how do they get justified on their own? ऐसे ऐसे सवाल। You got my question right? हाँ, मतलब policy 56, you are not supposed to let the customer's name know to somebody else, to a competitor। उसको तो सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर केस में क्या वर्क कर गया कि पहले पहले तो हमने वो सब धक्के खाए, बाद में एक ऐसा समझ में आया कि जैसा अभिमन सर बोले कि किसी को भी पूरा बिजनेस नहीं पता है, तो मतलब ये जो इंजीनियर्स आते हैं और खुद का बिजनेस कंप्यूटर हार्डवेयर का निकाल सकते हैं, उनको टेक्नोलॉजी पता है पर उनको फाइनेंस और बाकी की चीजें नहीं पता। तो फिर हमने क्या किया कि ऐसा हमने एक पॉलिसी मतलब थोड़ा बड़ा हो गया, ऑफर उनको परमानेंटली दे के रखा है। आपकी नेटवर्क से जितने भी कस्टमर हमारे यहाँ आएंगे उस पे प्रॉफिट शेयरिंग आपको मिलेगा। तो यू ट्रीट दिस एज योर ओन बिजनेस, जाके मस्त एकदम एडवर्टाइज करो अपने बिजनेस की, और जितने भी ऑर्डर्स आप लाते हो पैसा लेके जाओ। अब इन्वेस्टमेंट तो हमने किया है, तो सप्लायर साइड का मैनेजमेंट और उनका पेमेंट हमको ही करना है। तो बिजनेस का वो वाला साइड इंजीनियर्स लोगों को नहीं पता। मला इथे काय म्हणायचंय की ह्या उदाहरणात मित्र माझा, मी समजा तुम्ही त्यांना सांगितलं की मी हे आणि मुद्दामून अवघड प्रश्न विचारला, तुम्ही त्यांना सांगितलं की तुम्ही मार्केटिंग करा, तुमचाच व्यवसाय आहे म्हणून हे ते, हो, आता ते ऑर्डर घेतली त्यांनी, पण ते तुमच्याकडून एक्झिक्यूट न करता कोणा तिसऱ्याकडून करून घेतलं कमी पैशात, तुम्ही हे कसं थांबवलं? त्याचा मला ऍब्सोल्युटली पत्ताच नाहीये की त्यांनी तसं केलं तर। पण ती तो दरवाजा ओपन आहे ना की ते करू शकतात, आपण त्याच्यासाठी काही अरेंजमेंट केली आहे का? मला हा लूपहोल कसा कव्हर करायचा किंवा कव्हर करता येईल का, किंवा मग त्या मोमेंटला तुम्ही ट्रस्ट फॅक्टरला जास्त महत्व द्यायचं का? त्या एखाद्या व्यक्तीने असं कितीच मोठं नुकसान होणार आहे हा जास्त प्रश्न व्हॅलिड आहे, कारण तो कधी ना कधी ज्याला अक्कल आहे तो स्वतःचा मार्ग काढणारच आहे ते, पण तो मार्ग काढणार असेल तर त्याला तुम्ही ते इझी केकवॉक करून देताय स्वतःच्या इच्छाशक्ती कमी पडल्यामुळे किंवा वगैरे स्केलच्या नादी तुम्ही हे सोडून दिल्यामुळे। काय गोष्टला योग्य महत्व आणि बॅलन्स म्हणता येईल सर? नहीं, गांधी हाँ सर, पॉइंट ओपनच आहे। ऐसे मेरा सवाल ये है ऐसे। अभी व्हाट इज वर्किंग विद दोज इंजीनियर्स इज, उनके पास उनका गोडाउन नहीं है, उनका बैंक में इतना बड़ा सीसी नहीं है, तो दो दे नो फ्रॉम हुम वी परचेज, दे आल्सो नो कि मैंने ये असेंबलिंग कैसे करते हैं, उसका बाजू का जो है ज्ञान या सेटअप वो उनके पास नहीं है। बट कैन दैट बी अरेंज? मैं सिमिलर एग्जांपल में देता हूँ सर, मैं वेरी सिमिलर मच एग्जांपल की मैं 2000 म्हणजे मी 2000 साली ना मी पेप्सी, कोक, थम्सअप, माझा, सत्यप कम्प्युटर, कोलगेट या बऱ्याच जणांची कामं करायचो, इन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर जे काही ते होते, आणि सेल्समन होता तेव्हा, तो जायचा मार्केटमध्ये किंवा या कॉर्पोरेट्स मध्ये जायचा की असा असा आमचा पोर्टफोलिओ आहे, ही कामं आम्ही केलेली आहेत, तुम्हाला काय हवं असेल.
आता त्याला तो तिथे जायचा. मी समजा माझी फॅक्टरी त्याला माहिती आहे, काय बनवतो ते माहिती आहे, माझी फॅक्टरी माहित असल्यामुळे कारीगर किंवा असं कोणाला असं जे छोटं मोठं फॅक्टरी चालवतो ते 2-4 जण त्याच्या ओळखीचे आहेत. मग त्याने नोकरी सोडली, मग तो स्वतः गेला कोलगेट मध्ये, बोलला स्वतःच काहीतरी कार्ड छापलं कंपनी, मी बनवून देतो. एक ऑर्डर मिळाली, एक्झिक्यूट केली, ती चालू असताना दुसरी ऑर्डर मिळाली, ठीक आहे, काहीतरी पैशाची अरेंजमेंट करून त्याने तीही एक्झिक्यूट केली. आता माझा सेल्समन आणि माझा मॅन्युफॅक्चररचा कॉम्पिटिटर ह्यांची टीम झालेली. हे मान्य की चौथी ऑर्डर एका वेळी आल्यानंतर त्यांच्याकडे एक्झिक्यूट करायला कॅपिटल नसेल, बट ही हॅज गिवन अ डेंट टू द होल सिस्टम अँड दॅट इज बिकॉज ही इज लर्न्ड एव्हरीथिंग फ्रॉम यू. हाऊ डू वी कंट्रोल दिस, और शुड वी ॲक्च्युअली कंट्रोल दिस और लेट इट गो? नहीं कळलं उसके ना लिए असं? हाँ 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 समझिए ना. हाँ उसके लिए थोड़ा फिलोसॉफिकल या दैट काइंड ऑफ आंसर होगा. हाँ हाँ एक एग्जांपल लेके बोलता हूँ. देयर इज वन पुणे बेस्ड अर्थिंग सॉल्यूशन कंपनी इज देयर. They have got more than 2000 customers and they are providing earthing solutions. उसमें कुछ चीजें वो खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो अर्थिंग के रोड्स एंड स्ट्रिप्स वगैरह रहते हैं वो, और बाकी का जो सामान है वो इट्स अ बोट आउट फॉर देम. फॉर एग्जांपल अर्थिंग पिट में जो कोल जाता है, सोल्ट जाता है, नट बोल्ट दीज दैट, वो काफी सारा बोट आउट भी रहता है. अभी दे हैव गॉट अ टीम ऑफ अबाउट 24 सेल्स पीपल. ओके. और उनको सोशल मीडिया, इंडिया मार्ट, जस्ट डायल वगैरह से काफी सारी इंक्वायरी रोज की आते हैं. अबाउट 70 to 80 इंक्वायरीज एवरी डे. दिस इज व्हाट दिस सेल्स पीपल आर डूइंग दैट. अभी उसका एक लॉजिस्टिक्स का बंदा है, वो मैन्युफैक्चरिंग जो होता है, जो भी ऑर्डर है वो ऑर्डर स्लिप सामने रखता है एंड देन ही असेंबल्स एवरीथिंग, पैक्स एंड टेम्पो वाले को बुला के पूरा दिन का वो टेम्पो का प्लानिंग करके भेज देता है. नाउ दैट पर्सन स्टार्टेड चीटिंग इन द सेंस, उसने एक सेल्स वाले को बोला कि अरे यार, इंक्वायरी जो अपनी कंपनी के नाम पे आती है ना, उसको हम बाहर से मैनेज करेंगे. जो कंपनी बनाती है अर्थिंग रोड एंड स्ट्रिप्स, वो हम बाहर से खरीदेंगे. बाकी तो वैसे भी कंपनी बनाती है तो हमको सोर्स पता है कहाँ से आता है, क्या होता है. और उसने वो खरीदना शुरू किया. कंपनी को इंक्वायरीज आ रही है और वो बाहर के बाहर ही डिलीवर हो रहा है यूजिंग कंपनीज टेम्पो. तो वो तो चीटिंग के ऊपर एक और सिरमौर है. कंपनी का ही टेम्पो यूज करके उसने वो चीटिंग करना शुरू किया और फॉर सम रीजन वो पकड़ा गया. अभी उसके लिए क्या कर सकते हैं? जब मैंने उसको थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया, ही दैट कस्टमर वाज ओनली विथ मी फॉर अबाउट वीक और 10 days. उसके बाद में उसने भी खुद ने भी पेमेंट में बहुत नाटक करना शुरू किया. तो आई अंडरस्टूड कि ये गलती ऊपर से ही हो रही है, बिकॉज उसका कुछ पेमेंट स्ट्रक्चर ठीक से नहीं है, टाइम पे पेमेंट नहीं देता है वगैरह वगैरह, सब अलग अलग तरीके के उसके प्रॉब्लम्स थे. एंड देन आई कुड फिगर आउट कि वो जो लॉजिस्टिक्स का बंदा था ना, ही वाज पेइंग ओनली 8000 रुपीज. सैलरी उसका 8000 था. 3 साल से काम कर रहा है उस उधर, और 8000 रुपये में सैलरी में एक पैसा भी नहीं बढ़ाया है. दैट मीन्स यू हैव एक्चुअली सफोकेटेड दैट गाय सो मच. और उसको वो पैसे का जरूरत ही नहीं है, आपने उसको पैसों से ही उसको बांध के रखा है. अभी 8000 रुपये की नौकरी किसी को नहीं मिल सकती क्या? ये टाइप के प्रोफाइल वाले को आराम से मिल सकती है. वो जा ही नहीं रहा है. एंड दिस ब्लडी फेलो डिड नॉट रियलाइज कि वो 2 साल से ये चीटिंग कर रहा था. सो समटाइम्स, सो उसका फिलोसॉफिकल आंसर जो मैं बोला था, उसका जवाब ये हो सकता है कि व्हाट कैन वी डू अबाउट आवर पीपल. जब हम डेलीगेट करते हैं, दैट मीन्स कि वी ट्रस्ट देम, क्योंकि वो क्राइटेरिया के थ्रू ही हम जा रहे हैं. तो कि कोई एक ट्रस्ट वर्दी वो लेवल पे पहुंचा है, उसके ऊपर हमें थोड़ा और रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना है. हमको उसको 2-3 और एक्टिविटीज देनी है. तो अकॉर्डिंगली वी शुड ऑल्सो कॉम्पेंसेट एंड समटाइम्स एक्चुअली गो बियॉन्ड एंड कॉम्पेंसेट. You make it difficult for that guy to think other way. उसके लिए उतना डिफिकल्ट कर दो. एंड मे बी विनीत सर वुड लाइक टू ऐड कि उन्होंने क्या किया है. हाँ, हमने भी क्या किया है कि रेगुलर सैलरी रखा है और जो भी रेवेन्यू आता है उसमें शेयरिंग दिया है उनको, जैसे स्मिता मैडम ने बताया. और हमारा प्रोडक्ट ऐसा है कि इट इज सॉरी विनीत सर, इट इज नॉट अ टिपिकल इंसेंटिव निशान. फॉर एवरीबॉडी टू अंडरस्टैंड, उनके नाम पे विनीत सर के बिजनेस को आप जानते हो, तो उसमें रिन्यूअल बिजनेस भी है. तो देयर इज अ वन टाइम बिजनेस जहां पे आप नया कस्टमर एक्वायर करते हो, उसके बाद में देयर इज अ रिन्यूअल बिजनेस ऑल्सो. ठीक है, उसका कमीशन अमाउंट कम होता है,
बट रिन्यूअल इज लाइफ लॉन्ग ना, अगर वो Lifelong. कस्टमर आपसे जुड़ा रहा तो आपको बराबर. 4, 5, 7, 8 साल तक वो बिजनेस देता रहेगा, तो वो रेवेन्यू आते रहेगी, उसमें बहुत कम मेहनत लगता है। बराबर. रिन्यूअल इज अ रिलेटिवली इजी बिजनेस कंपेयर टू एक्वायरिंग ए न्यू कस्टमर। तो वो कस्टमर के अकाउंट्स उसके नाम पे ट्रांसफर किया कि इतने कस्टमर तेरे नाम पे ही है, और उसका जितना भी रिन्यूअल आता रहेगा उसका एक बराबर. परसेंटेज फिक्स किया, एंड यू विल ऑल्सो गेट दैट। Wonderful. हाँ, ये है मतलब लॉयल्टी इन्सेंटिव्ह म्हणता येईल त्याला, लॉयल्टी बोनस. ये है मतलब मैं जब जॉब कर रहा था मुझे 5,000 रुपया मिलता था, लेकिन मेरा काउंटर पार्ट था मेरे सिस्टर कंसर्न कंपनी का सेल्स मैनेजर को 2003 में 25,000 रुपया। सो हिज बॉस हैज वर्क दैट आउट कि इसका पेट या इसका मुंह इतना भर देता हूँ कि ये सोचे ही नहीं कहीं और। या लेकिन उसका वैसे स्किल था। Yeah, so the keyword here is कि you make it very difficult for them to think otherwise. हाँ, तो उसको Make it difficult for them. हाँ, थिंक अदरवाइज। अगर आपको रिजल्ट मिल रहा है और उसको आप एवरेज मार्केट लेवल से जब अप पे करते हो ना, इट्स एन इनवेरिएबल मैसेज फॉर हिम कि अरे मैं यहाँ से छोड़ के जाऊंगा तो मेरे को इतना तो पैसा नहीं मिलने वाला। सर एक डायलॉग है ना कोई फिल्म का, मेक ए ऑफर such that you He cannot cannot he cannot deny. refuse or deny. हाँ. आता इथे प्रकाश वगैरे आहेत ना दादर मध्ये, प्रकाश हॉटेल वगैरे, मी कॉलेजमध्ये असताना तो 5-7, 10 रुपये असेल साबुदाणा वगैरे, आज 65 रुपये. आणि ते मोरे मामा किंवा 4-5 जे जण आहेत ती 30-30 वर्ष प्रकाशमध्ये, म्हणजे त्यांच्या मुलींची लग्न, मग ते सगळं म्हणजे जोगेकर फॅमिलीने ते सगळं केलेलं आहे. हा एक स्ट्रॅटेजी झाली, छानच आहे हे. काही बिझनेस मध्ये हे खूप छान करता येतं. स्मिता मॅडमचं जे नऊवारीचं उदाहरण आहे ना, त्याच्यावरून मला वाटतं त्या एका पॉइंटला अडलेले आहेत की ते कटिंग कसं करायचं, आणि ते कटिंग कळालं तर तो बिझनेस त्यांचा ओपन होणार आहे. बरोबर, एका फॅक्टरवर तो बिझनेस ओपन होणार आहे. तर मला वाटतं त्यांनी अजून असे व्हेरिएबल ऍड करावे की ते कॉम्प्लेक्स होईल. नुसतं एक फॅक्टर कळून मला उपयोग नाही होणार आहे, तर मला अजून असे मल्टिपल फॅक्टर माहिती व्हायला लागतील, तरच मी तो बिझनेस चालू करू शकेल. नुसतं कटिंग समजलं म्हणजे मला तो बिझनेस चालू करता येईल असं नाहीये. त्याच्यात अजून असे काही ते व्हेरिएबल त्यांनी आयडेंटिफाय करायचे की मी कुठून आणते हे समजलं नाही पाहिजे, जी साडी आहे, कापड आहे ते, किंवा तो कट का घ्यायचा आहे हे समजलं नाही पाहिजे. तर कट घेतल्यानंतर काय करायचं हे तिसऱ्याच व्यक्तीला कळलं पाहिजे. असं जर कॉम्प्लेक्स करत गेलं तर ते आणखी चांगलं होईल. नाही पण काय काय ना सर, विनीत सर, काय काय बिझनेस ना बऱ्यापैकी ओपनच असतात. हा, मग मी तुम्हाला सांगतो, सिंपल आहे एकदम. माझा शाळेतला मित्र आहे, सरबत बनवण्याचा धंदा आहे त्याचा, ऑर्गॅनिक सरबत बनवतो. कैरी, कोकम, आवळा, करवंद, पेरू, फणस, सोलकढी. ठीक आहे. 5 लिटरच्या कॅन मध्ये भरून तो दादरच्या सगळ्या दुकानांना देतो. काय 75 रुपये लिटर का 350 रुपयाचा कॅन. आता तो मॅन्युफॅक्चरिंग करतोय त्याच्याकडे, त्याला ते मिक्सिंगचा रेशो समजलाय. ठीक आहे. 5 लिटरचा कॅन 350 ला विकतो, त्याच्यात समजा तो 100% प्रॉफिट करतो, म्हणजे एका कॅन बनवण्यामागची इन्व्हेस्टमेंट 250 रुपये. एखाद्याला समजा 15,000 रुपये पगार आहे, तर तो वर्षातला 1 महिन्याचे 15,000 रुपये वाचवून हा बिझनेस, म्हणजे कॅपिटल मुळे पण त्याचं अडणार नाही. बरोबर, रोकड्याचा धंदा आहे. घेऊन गेलं कॅन दुकानामध्ये, प्रकाशमध्ये ठेवलं की 350 रुपये घेतले. हा, चिठ्ठी बनतात जेव्हा चलांचं, तो भले मार्केटमध्ये जात नसेल, समजा प्रोडक्शन मध्ये काम करतोय, तर चलांवरती नावं समजतात. एखादा दादर मध्ये काम करणारा असेल तर त्याला ही हॉटेल कुठे आहेत ते माहिती आहे. इझिली कॉपी करण्यासारखं आहे. आणि मग मी उद्या स्वतः कुठेतरी नोकरी सोडतो, बनवतो, त्याच्यासाठी खूप जागा पण नाही लागणार, खूप रॉ मटेरियल नाही लागणार, खूप इन्फ्रास्ट्रक्चर नाही लागणार, की काही नाही, आणि मी बनवतो आणि मी 60 रुपयाला नेऊन देतो, किंवा मी 300 रुपयाला 5 लिटर देतो. आय कॅन गिव्ह दॅट अटेम्प्ट, म्हणजे मी जर असेल. आणि मला लाईफ लॉंग एक हे मिळालं, कारण पाण्याचा धंदा आहे सर. आता पियालात तुम्ही, परत 2 तासाने तुम्ही पिणार उन्हाळ्यात, आणि 100% मार्जिन आहे. 14 रुपयाला 200 ml चा ग्लास बसतं, ते 4 रुपयाला नाही बसत त्याला घरात. असं हाऊ डू दॅट पर्सन कंट्रोल दिस? काही गोष्टीत कठीण असतं. एक प्रॉडक्ट आहे, तुम्ही जे प्रॉडक्ट सांगितलं ना, त्या प्रॉडक्टला एक सिमिलर, फक्त ते अंमली पदार्थ म्हणू आपण त्याला. मी आता नाव घेत नाही, मी उदाहरण सांगितल्यानंतर कळेल. महाराष्ट्रभर फेमस प्रॉडक्ट आहे आणि वर्षानुवर्ष आहे.
तर ते जे करतात ना, तर ते मिक्सिंग करायला ती त्या घरातली एक व्यक्ती ज्यांना ते माहिती होतं ते आणि त्यांचा एक विश्वासाचा माणूस, असे दोघं जण आतमध्ये त्या रूम मध्ये जातात आणि ते केमिकल कुठल्या प्रमाणात टाकायचे, कसे टाकायचे, किती वेळ ते भिजत ठेवणार किंवा काय, ही प्रोसेस ते दोघं जण करतात. आणि ती प्रोसेस त्यांनी आता फक्त त्यांच्या पुढच्या पिढीला, एक पिढीला ते सांगत गेले. पण अशा प्रॉडक्टला ते होऊ शकतं, पण बाकी जनरल नाही होत. आता तुम्ही कित्येक शेफ आपण रणवीर ब्रारला बघतो, तो कुठेतरी जातो आणि कोणाकोणाकडून शिकतो. ते लखनौ मध्ये कोणतरी चाचाजी, तो कुठून मसाला आणून घालतो तो बिर्याणी तो दाखवत नाही आणि त्याने ते 30-40 वर्ष जपलंय. तो आता त्याच्या 70-80च्या त्याच्या त्या एजला आलाय, पण तो ते ट्रेड सिक्रेट त्या मसाल्याचं डिस्क्लोज नाही करत. आता आम्ही संगमनेरमध्ये पहिल्यांदा पावभाजी सुरू केली आमच्या काकांनी, आणि मुंबईवरून ते शिकून आले आणि त्यांच्याकडे जो माणूस होता तो शिकला, त्याच्याकडचा जो माणूस होता तो शिकला. आमचे काका काही दिवसांनी त्या बिझनेस मधून बाहेर पडले. होत असं है। एक स्मिता जी ने जो एग्जांपल दिया ना, उसमें एक बड़ी कंपनी का एग्जांपल देता, थर्मेक्स का नाम लेके बोलता हूँ। थर्मेक्स ने एक बहुत ही अच्छा मॉडल निकाला। उनके उधर थर्मेक्स के काफी सारे प्रोडक्ट लाइन्स है, उसमें हीट एक्सचेंजर है, वेपर एब्सॉर्बर्स है, चिलिंग प्लांट्स है, वाम बोलते हैं, वेपर एब्सॉर्बिंग मशीन, तो उससे वो चिल्ड वाटर वगैरह बनते हैं। तो बेसिकली जो प्लांट में यूटिलिटीज लगते हैं ना, तो वो बड़े बड़े मशीन्स है। वो तो मेरे ख्याल से कोई इतना इजीली कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता, और वो बनाने के लिए जो तामझाम लगता है, इन्वेस्टमेंट लगता है, वो तो कोई नहीं कर सकता है। लेकिन उसका वो बिजनेस के बाद में एक बार मशीन बेचा तो उसका एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है, और वो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ स्पेयर्स चेंज होते हैं, कुछ कंज्यूमेबल्स का रेगुलर बिजनेस होता है। तो शुरू में आज से 30-35 साल पहले की बात है, तो शायद शुरुआत से भी पहले, मतलब वो बहुत शुरू में नहीं, बट थर्मेक्स के ध्यान में आया कि जो हमारे उधर एक्सपीरियंस लोग हैं प्लांट में काम करने वाले या सर्विस फील्ड में जो थे ना, उन लोगों ने कोई कोई लोकेलिटी में जाके अपना दुकान खोल दिया है, एंड दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज एट ए मच लोअर प्राइस देन थर्मेक्स, जो नॉर्मली होता है। जैसे फॉर एग्जांपल काफी सारे लोकल गैराजेस है, तो वो मारुति या मर्सिडीज के कंपैरिजन में, उसके शोरूम या उसके सर्विस सेंटर के कंपैरिजन में बहुत सस्ते में सर्विस करके देते हैं। तो ये थर्मेक्स ने ये नोटिस किया कि अपने ही लोग हैं जो ट्रेंड है, दे नो इन एंड आउट अबाउट द मशीन, उसका सब कैलकुलेशंस उनके पास होता है, उनको एग्जैक्टली पता है कि उसमें कौन से कंज्यूमेबल्स लगते हैं, कौन से स्पेयर पार्ट्स लगते हैं। तो वो बिजनेस उसके हाथ से जाने लगा। तो थर्मेक्स ने एक स्कीम निकाला कि जो बंदे ने 10 साल थर्मेक्स के साथ काम किया है ना, ही हैज एन ऑप्शन टू टेक ए फ्रेंचाइजी इन देयर नेटिव प्लेस। तो आप नेटिव में जाओ, वापी में जाओ, आप चेन्नई में जाओ, तमिलनाडु में, डीप तमिलनाडु में जाके अपना दुकान खोलो, थर्मेक्स से एसोसिएटेड रहो, बाय थिंग्स फ्रॉम थर्मेक्स, एवरीथिंग विल बी सपोर्टेड। उसमें कुछ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड रहेगा तो वो भी थर्मेक्स आपके थ्रू प्रोवाइड करेगा। यू टेक केयर ऑफ दोस 5 to 10 कस्टमर्स या 20 कस्टमर्स, थर्मेक्स विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग। तो वो दे स्टार्टेड बिकमिंग थर्मेक्स का ही ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर काइंड ऑफ पीपल। तो ये इसके लिए गट्स चाहिए, क्योंकि ऑन वन हैंड थर्मेक्स इज गोइंग टू लूज द एक्सपीरियंस, राइट? ये in another way, if you look at it, they created a lot of entrepreneurs also who are doing their business in their native. उनके लिए बहुत आसान हो गया कि चलो नेटिव में चलेंगे, 10 साल नौकरी कर लिया, अच्छा खासा पैसा कमा लिया, अभी थर्मेक्स के सपोर्ट से हम थर्मेक्स को ही सपोर्ट करेंगे, दे कांट थिंक ऑफ एनीथिंग। तो उसने वो कंपटीशन भी एक्चुअली अवॉइड कर दिया। हाँ, वो रॉकेट सिंह में एक डायलॉग है ना, वो बोलता है जिसको कंपनी के अंदर रख के सेल्समैन ऑफ द ईयर बनाना चाहिए था, उसको कंपनी के बाहर करके कंपेटिटर बना दिया। थर्मेक्स हैज वर्कड ऑन दैट वे कि अरे ऐसे भी तो पूरा बिजनेस जा रहा है, इससे अच्छा इनको नेटिव में भेजता हूँ तो उधर के जो मेरे अनटैप कस्टमर है वो भी मिलेंगे और सर्टेन परसेंट तो बिजनेस का आएगा मेरे को, वो चलता है इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ कंपनी। और विनीत सर का ऐसा ही एक ओपन ऑफर उसके खुद के एक एम्प्लॉय के लिए, इट इज स्टैंडिंग फॉर क्वाइट सम टाइम, कि अगर तुमको गांव में जाके रहना है, उधर करना है, यही बिजनेस करना है, तो यू टेक ए फ्रेंचाइजी फ्रॉम मी, यू टेक ए डीलरशिप, you do it. Right. So the conclusion is some nature of business are vulnerable. The business is also vulnerable, where
हमको थोड़ा फर्क पड़ेगा उसका, नहीं पड़ेगा ऐसा नहीं। बिल्कुल बाकी तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एवरीबॉडी विल हैव टू प्ले विद देयर, बट यस अगर ट्रस्ट को भी कोई उसको ऑप्शन है नहीं, आई मीन यू कैन नॉट ट्रेड एनीथिंग एल्स विद ट्रस्ट। इंडिया में लो ट्रस्ट एक मुद्दा राहिला हा बोला फक्त ना. लीगल अग्रीमेंट आपण करून हो घ्यायचे. हो हो नाही मग तोच- तर तोच बरंच एक येतं, option. मग नाहीतर IPR ला महत्वच कशाला आलं असतं आणि ऑल ऑफ दॅट. आणि IPR करतो म्हणजे काय करतोय तुम्ही, डेलिगेशन करताना जो लूप होल आहे तो तुम्ही क्लोज करताय ना, असाच त्याचा अर्थ आहे. किंवा मग तो बिझनेस कंटिन्युटी प्लॅनला पण रिलेट करता येतो आपल्याला, की कसं झालं आणि इम्पॉर्टंट माणसाला सगळं माहिती आणि तो आजारी पडला तर बिझनेस कसा झाला. म्हणजे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह दोन्ही आस्पेक्टने आपण बघितलं त्याच्याकडे, जेवढं आपल्याला समजेल. पण ट्रस्ट डेफिसिट कम्युनिटी किंवा आपल्याला इंडियामध्ये तसंच आहे की अरे हा वेळेत डिलिव्हर करेल की नाही, हा बसतच नाही. कारण जसं गांधी सर म्हणाले की हिस्ट्री जशी असते, आपल्याला अपसेटनेसच असतं, कोणाला वेळेचं महत्व कळतच नाही किंवा नाही येणार आहे तर समोरचं, जसं तुम्ही म्हणालात नाही की मला आज यायला नाही जमणार आहे तर मी फोन करून सांगितलं, समोरचं सुखावतो का भारतामध्ये? कारण आपलं बेंचमार्किंगच त्या लेवलला आहे की अरे हा गोंधळच घालणार आहे. त्यामुळे एखाद्याने नॉर्मल जरी वागलं ना तर ते आपल्यासाठी वाव असतं. आता इंडियातला ट्रस्ट डेफिसिट फॅक्टर हाही एक भाग आहे डेलिगेशनच्या वेळी. एनिवे, थँक्यू. इट वॉज वंडरफुल डिस्कशन. थँक्यू. थँक्यू. आजची अदिती काही बोलायचं आहे का? ठीक आहे. ओके, थँक्यू. भेटूया पुढच्या शुक्रवारी. थँक्यू व्हेरी मच. गुड नाईट. बाय बाय. Okay, गुड night. नाईट.